हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सल्तनत उस्मानिया में जाननशीनी की खूनी दुनिया, जहां ताकतवर लोंडियां बादशाहगर थी। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के बाद सल्तनत उस्मानिया में हरम के तस्वुर के बारे में आपका नज़रिया बदल सकता है। सल्तनत उस्मानिया के हरम की बदौलत तारीख की चंद ताकतवर तरीन खवातीन दुनिया के सामने आई थी। येल यूनिवर्सिटी की तारीख के प्रोफेसर इलियन मिकाइल ने बीबीसी को बताया कि उस्मानी तारीख के 600 से ज़ायद बरसों में तकरीबन तमाम सल्तनतों के माएँ टेक्निकी एतबार से गुलाम थीं और दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक में सियासी ताकत के खेल में खवातीन का असर व रसूख काबिल ज़िक्र था। एब्रो बोयान ने अपनी किताब उस्मानी खवातीन इन पब्लिक स्पेस में लिखा कि इनमें से बहुत सी खवातीन इस कोशिश में कामयाब हुई कि वो हरम में अपना वजूद न खो बैठें या सुल्तानों के लिए महज जिनसी अशिया बच्चे पैदा करने वाली औरतें ही न बनकर रह जाएं। वो मुख्तलिफ सतहों और मुख्तलिफ किरदारों में नज़र आने वाली सियासी किरदार थे। अगरचे सल्तनत उस्मानिया के कुछ शहज़ादों और सुल्तानों ने मोहब्बत की शादियाँ की, जबकि बहुत से ताल्लुक़ सियासी और स्ट्रेटजिक वजूहात की बिना पर कायम हुए। मिसाल के तौर पर उस्मानी हुक्मरान सियासी इत्तेहाद कायम करने या इस मजबूत करने के लिए खिते के दीगर रहनुमाओं की बेटियों से भी शादियां करते थे। इस नुक्ते की निशानदही एब्रो बोयान ने की है, जो तुर्की के मिडल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी के शोबे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर हैं। मगर फिर वक्त के साथ एक नुमायाँ रुझान उभर कर सामने आया। मिकाइल कहते हैं कि सुल्तान की तरजीह होती थी कि उनके बच्चे यानी शहज़ादे और मुस्तकबिल के सुल्तान उनकी बीवियों के बजाय उनकी लोंडियों के बतन से पैदा हों। यानी औलाद पैदा करने के लिए उन्होंने हरम में से ही किसी एक औरत का इंतखाब किया। बोयार कहते हैं कि इस तरह वो आज़ाद खवातीन जो एक मखसूस ख़ानदान या अशराफिया से ताल्लुक़ रखती थी, एक तरफ रह गई। सुल्तानों ने अपने वारिस की मान के तौर पर ऐसी खवातीन का इंतखाब करना शुरू किया जिनका कोई सियासी ताल्लुक़ नहीं था। बोयार कहते हैं कि इस दौर में अगर एक बेटा बीवी से बवा और दूसरा लोंडी से हुआ तो दोनों को तख्त पर बैठने का यकसा हक था। उनके मुताबिक हुक्मरानों ने इस फिक्र के बगैर लोंडियों से औलाद पैदा किए कि उन्हें उनसे शादी करनी है। उस्मानी फतवाहत के नतीजे में बहुत सी खवातीन को ज़बरदस्ती शाही दारुल हुकूमत ले जाया गया। मिकाइल वजाहत करते हैं कि अगर हम सल्तनत के क्लासिकी दौर की बात करें तो उनमें से बहुत सी खवातीन जनूबी और मशरक़ी यूरोप से आई थीं, यानी मौजूदा रोमानिया और यूक्रेन, नेज़ जनूबी रूस, बैरिया, असूद के इलाके और कफकास से। जब वो एक बार हरम में आ जाती तो वो सुल्तान की मिल्कियत बन जाती, जिनके साथ ऐसे जिनसी ताल्लुकात कायम करने का हक हासिल था। बोयार का कहना है कि लेकिन जिस चीज़ ने एक आम लोंडी को ताकतवर बना दिया वो बच्चा पैदा करना था, ख़ास तौर पर अगर वो लड़का होता। एक ऐसे वक्त में जब बहुत से बच्चे सेहत के मसाइल की वजह से कम उम्र में ही वफ़ात पा जाते थे, ज़्यादा मर्द वारिस पैदा करना अहम और ज़रूरी समझा जाता था। मिकाइल कहते थे एक और वजह यह भी थी कि एक ख़ास उम्र के बाद शहज़ादे को मैदान जंग में जाना होता, जहाँ उसकी हलाकत का इम्कान मौजूद होता। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद मोरूसियत थी और अगर मर्द
وارث نہ ہوتے تو یہ ختم ہو جاتے۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ مرد بچوں کی زیادہ تعداد موجودہ ہوتی، تاکہ اگر کسی ایک کو کچھ ہو بھی جائے تو دوسرا بچہ اقتدار کرنے کے لیے موجود ہو۔ حرم میں خواتین مختلف کام انجام دیتی تھیں، جیسے رقص، موسیقی بجانا، جگہ کے دیکھو بھال کا خیال رکھنا۔ پروفیسر میکائل کہتے ہیں کہ حرم میں ماں اور بیٹا ایک ٹیم کی طرح ہوتے تھے۔ سلطان کا جانشین بننے کے دور میں مائیں اہم اس لیے ہوتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو اس رتبے تک پہنچانے میں مدد فراہم کر سکتی تھی۔ کون سا بیٹا اپنے باپ کی طرف سے سب سے زیادہ پسند کیا جائے گا، کس کو بہتر تعلیم ملے گی، کون سا بیٹا بڑا ہو کر سلطنت میں اہم مقام حاصل کرے گا۔ اس طرح نہ صرف ورثہ کے درمیان بلکہ ان کی ماؤں کے درمیان بھی ایک قسم کے مقابلے کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ جب یہ بچے بڑے ہوتے، 10 اور 15 سال کی عمر کے درمیان، تو انہیں خود کو جانشینی کا اہل ثابت کرنے کا موقع ملتا اور انہیں مختلف عہدے یا کام سونپے جاتے۔ مثال کے طور پر کسی ایک چھوٹے سے شہر پر حکومت۔ یہ بچے اپنی ماؤں کے ہمراہ جاتے تھے، جبکہ ان کے ساتھ مشیروں کا ایک دستہ بھی موجود ہوتا۔ میکائل کا کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ 11، 12، 13 سال کا بچہ جسے کسی شہر کا گورنر مقرر کیا جاتا، ایسی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس طرح یہ واضح ہے کہ ان چھوٹے شہروں کے انتظام میں مائیں بہت اہم کردار ادا کرتی تھیں۔ اگرچہ سرکاری طور پر شہزادہ شہر کا گورنر ہوتا تھا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی، اور تاریخ دان اس دستاویزات، عدالتی ریکارڈ اور اس دور میں لکھے گئے خطوط سے جانتے ہیں کہ در حقیقت ان کی ماں شہر کا انتظام سنبھالتی تھی، لیکن سب سے بڑا انعام سلطنت کی دارالحکومت میں تھا۔ یقیناً اگر آپ کا بیٹا سلطان بن جاتا تو خاندان میں آپ کا مقام بدل جاتا ہے۔ آپ شاہی ماں ہیں، آپ خاندان کے اندر ایک اعلیٰ شخصیت بن جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور عہدہ ہوتا، اور عثمانی تاریخ کے مختلف اوقات میں ایسی ماؤں نے محل میں بہت زیادہ طاقت حاصل کی۔ عثمانی تاریخ کے 600 سال سے زیادہ میں تقریباً تمام سلطانوں کی مائیں تکنیکی طور پر غلام تھیں، جن کی ابتدا عام طور پر سلطنت عثمانیہ میں نہیں ہوئی تھی، اور غالباً وہ کسی عیسائی خاندان میں پیدا ہوئیں اور پھر حرم میں داخل ہونے پر اسلام قبول کر لیا۔ استنبول میں سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات میں سے ایک ٹوپکپی محل ہے، جو تقریباً 1478 سے 1856 تک عثمانی شاہی دربار کا انتظامی مرکز اور رہائش گاہ تھا۔ جب آپ محل میں داخل ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ حرم عثمانیہ سلطنت کے سرکاری دفاتر کی بالکل ساتھ اس طرح یہ خواتین طاقت کے مرکز میں موجود تھی۔ سلطان ان کے مشیر اور سینئر وزراء کے بھی بہت قریب، جو سلطنت کا ایسے اہم سیاسی عہدے تھے جو آج کے وزیر اعظم کے برابر ہے۔ میکائل کہتے ہیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حکومتی کارروائی کو قریب سے دیکھ کر ہی وہ خود بھی اس میں ملوث ہوں گے۔ اس طرح ایک ایسا منظرنامہ وجود میں آیا جسے میکائل سب سے بہتر کی بقا کا نام دیتے ہیں۔ وہ ماں جو تیزی سے سیکھنے کے قابل تھی اور جو کچھ وہ اپنے بیٹے تک منتقل کرنے میں کامیاب ہوئی، وہ دنیاوی اعتبار سے مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد حرم مستقبل کے سلطانوں کے تربیت کی ایک جگہ بن گیا، جیسے کہ ایک محقوق نے 1470 سے 1520 تک راج کرنے والے سلطان سلیم اول کی سوانح حیات گاز شیڈو میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ تمام تر آسائشوں سے مزین حرم، جیسے افسانوی حیثیت دی جاتی ہے، کسی عام مسلمان گھرانے کی نسبت ایک اسکول جیسا تھا۔ در حقیقت وہ کہتے ہیں سلطان بایزید دوم کے بعد 3 مضبوط ترین امیدوار لونڈیوں کے بیٹے تھے، اور سب کے حرم میں ایک ہی قسم کی تعلیم حاصل کی۔
ज़बान फ़लसफ़ा, मज़हब, अस्करी फ़नून, उनमें से सलीम अव्वल गालिब रहे, जिनके दौर में सल्तनत को तोसी हुई। जानशीन के दौर में अक्सर सौतीले भाई हरीफ बन जाते थे, कुछ एक दूसरे के दुश्मन तक बन जाते थे। यह मुमकिन है कि उन दरमियान बहुत गहरे रिश्ते न हो, क्योंकि अगरचा उनके वालिद एक थे, लेकिन वो हमेशा हरीफ रहेंगे। यहाँ तक कि छोटे बच्चों के तौर पर हरम में उन्हें तरबियत दी गई थी कि वो खुद को तख्त के दावेदार के तौर पर देखें। बरसों बाद नौउम्रों के तौर पर उन्हें मुख्तलिफ शहरों में भेज दिया गया, जिससे उनकी कभी करीबी ताल्लुकात कायम करने के इम्कानात को मज़ीद कम कर दिया गया। एक बार जब एक बेटे ने तख्त हासिल कर लिया तो ये आम बात थी, ख़ास तौर पर सुल्तनत की इब्तदाई अदवार में, कि वो अपने हरीफों को ख़त्म कर देता। मिसाल के तौर पर सलीम अव्वल ने तख्त संभालने के फ़ौरन बाद अपने 2 सौतेले भाइयों को कत्ल कर दिया। प्रोफेसर मिकाइल अपनी किताब में बताते हैं कि अमूमन बड़े बेटे को तख्त विरासत में मिलता था, मगर टेक्निकी तौर पर कोई भी मर्द वारिस इसका हकदार था, लिहाजा ज़्यादातर जानशीनों में खूनरेज़ी हुआ करती थी। प्रोफेसर बोयार का कहना है कि सच यह है कि जो लौंडियाँ सुल्तान की पसंदीदा बनती थी, वो अपने पेशरों से ज़्यादा सियासी ताकत रखती थी। सुल्तान के दिल में दाखिल होकर वो सियासी इक़्तिदार में दाखिल हो गई। और उसकी एक मिसाल यूक्राइटी नसात गुलाम रोकसी लीना, जिसने सुल्तान सुलेमान की मोहब्बत जीती और तारीख में एक अजीम मुल्क के तौर पर गर्दानी गई। अगवा होकर गुलामी में बच्चे जाने के बाद वो 9 उम्री में सुलेमान की हरम में आई और फिर पहले सुल्तान की पसंदीदा बनी, फिर उसकी बीवी और फिर उनकी कई बच्चों की माँ। लेकिन सुलेमान, जिसने 1520 और 1566 के दरमियान हुकूमत का, पहले ही एक और औरत से एक बेटा मुस्तफ़ा था, और मुस्तफ़ा जानशीनी के लिए मजबूत उम्मीदवार थे। लेकिन रोकसलीना, जो खुद भी काफ़ी ताकतवर बन चुकी थी, चाहती थी कि अगला सुल्तान उनका बेटा बने, और इसलिए उन्होंने सुल्तान सुलेमान को कायल किया कि मुस्तफ़ा उनका तख्ते उलटने की साजिश कर रहा है। सुल्तान ने अपने बेटे को गद्दारी के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया और यूँ सलीम दोम, जो रोकसलीना का बेटा था, ने तख्त संभाल लिया। बोयार का कहना है कि 16वीं सदी की वस्त से लेकर तकरीबन 17वीं सदी की वस्त तक महल में ऐसी ख़वातीन नुमायाँ थीं जिनके हरम में ज़िंदगी की शुरुआत तो बतौर ग़ुलाम हुई, लेकिन फिर वो सियासी एतबार से ताकतवर बनी। ताहम वो वादे करते हैं कि सल्तनत उस्मानिया में ग़ुलाम का तस्वुर काफ़ी मुख्तलिफ था। मिकाइल कहते हैं कि जब हम ग़ुलाम का लफ्ज़ सुनते हैं तो हम ट्रांस एटलांटिक ग़ुलामों की तिजारत के बारे में सोचते हैं, जो अफ्रीका से अमेरिका तक ले जाए गए। वो बताते हैं कि सल्तनत उस्मानिया में ग़ुलामी मौरूसी नहीं थी और ग़ुलाम आज़ाद हो सकता था। ताहम वो कहते हैं कि यकीनन यह ख़वातीन आज़ाद नहीं थी, उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्हें सुल्तान के लिए जिनसी तौर पर दस्तयाब होना था, लेकिन उनके बच्चे आज़ाद पैदा हो सकते थे। अपनी किताब में मिकाइल ने बताया कि सलीम अव्वल के वालिदा गुलबहार खातून की वालिद ने उस्मानी फ़ौज में शामिल होने के लिए इस्लाम कबूल किया, लेकिन साथ ही अपने बेटे को एक लोंडी के तौर पर सुल्तान को देकर एक बड़ा जिस्मानी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की। गलिहार ये जानते थे कि वो अपनी आबाई शहर की निस्बत महल में ज़्यादा आरामदेह ज़िंदगी गुजारेंगे और ये कि उनके एक सुल्तान की माँ बनने का मौका भी मिलेगा, और इस वजह से वो सल्तनत की सबसे अहम खातून हो गई, दुनिया की ताकतवर खातून में से एक। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने हुकूमत में अपना असर व रसूख फैलाया, जो कि उस्मानी शाही माओं की पहचान है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।